दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज का हमारा टॉपिक होगा, आज हम बिज़नेस स्टडीज़ के यूनिट 1.4 पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने मेरी यूनिट 1.1, 1.2, 1.3 और नहीं देखी है, आप पहले उसको जाके देखिए ताकि आपको ये वाली यूनिट समझ में आएगी। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम यूनिट 1.4 में क्लास 12 का 1.4 में समन्वय में अवधारणा एवं महत्व के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन के बारे में कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है कि तालमेल बनाए रखना। जैसे जो हमारे संगठन होता है या जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उसके अंदर हमारा एक वर्ड है तालमेल, तालमेल बनाए रखना है। तो अगर हम जितना भी बड़ा बिजनेस कर ले या एक संगठन जब बनाया जाता है, जब डायरेक्टिंग किया जाता है या कंट्रोलिंग किया जाता है या स्टाफिंग किया जाता है या जब भी मैनेजमेंट किया जाता है, तो उसके अंदर हम है ना कोऑर्डिनेशन को भूल नहीं सकते। कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। समन्वय का शाब्दिक अर्थ है तालमेल, अर्थात किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों अथवा गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है। व्यावसायिक उपक्रम के संदर्भ में समन्वय का अर्थ व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं जैसे कि क्रय, विक्रय, उत्पादन, वित्त, सेवा वर्ग आदि को संतुलित करना है ताकि व्यावसायिक उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो ये हमारा समन्वय का अर्थ है, मतलब कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन सामंजस्य स्थापित करना, मतलब तालमेल बनाए रखना लोगों के बीच में। इसकी कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। समन्वय में एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने वाली प्रक्रिया है। समन्वय की परिभाषा है, इसकी विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत करती है। तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं कि कोऑर्डिनेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी ये है कि समन्वय में सामूहिक प्रयास में क्या स्थापित करता है, सामंजस्य, मतलब इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। समन्वय की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्तियों के प्रयासों की जरूरत हो। संक्षेप में कहा जा सकता है कि समन्वय का संबंध सामूहिक प्रयास से है, ना कि एकाकी प्रयास है। मतलब सिंपल लैंग्वेज से समझाऊँ तो ये पॉइंट हमें ये बताना चाह रहा है कि हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत तब पड़ेगी जब वहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, जहाँ पर ग्रुप एफर्ट होगा, वहाँ पर तो हमें चाहिए होगा। अगर एक ही बंदा होगा तो वहाँ पर किस बात की ज़रूरत होगी, वहाँ तो कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए हमें। सेकेंड पॉइंट है, समन्वय में प्रयास में एकता सुनिश्चित करता है। समन्वय को की प्रकृति प्रयास में एकता पैदा करने के। इसका अभिप्राय समन्वय प्रक्रिया के दौरान एक संगठन की विभिन्न क्रियाओं में एकता पैदा करना, मतलब ये यूनिटी लेकर आता है। तो ये इसका दूसरी विशेषता है। समन्वय में एक सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया मतलब कहता है कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ये कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हमेशा के लिए एक ही बार में पूरा कर दिया जाए, बल्कि इसकी आवश्यकता कदम कदम पर होती है। व्यवसाय में अनेक क्रियाएं की जाती है, इसमें से कोई ना कोई क्रिया आवश्यकता से अधिक कम होती रहती है जो पूरे संतुलन को बिगाड़ देती है। अतः सभी क्रियाओं में संतुलन बनाए रखने पर और उन पर लगातार निगरानी रखनी पड़ती है। तो कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है, यह भी हमें याद रखना है। ये इसकी थर्ड विशेषता है। फोर्थ विशेषता हमारी यह है कि कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। समन्वय एक सर्वव्यापक कार्य है। सर्वव्यापक कार्य मतलब कि ये सारे फील्ड में लागू होगा, चाहे वो कोई सा भी फील्ड क्यों ना हो, भले ही वो शिक्षा का फील्ड हो या कुछ भी चीज़। क्रिकेट के खेल में सभी खिलाड़ियों के पूर्व निर्धारित स्थानों पर खड़ा करना और कुछ और नहीं, बल्कि क्या कहलाता है, समन्वय ही तो कहलाता है। तो कोऑर्डिनेशन आई होप आप समझ गए होंगे, मतलब एक डिसिप्लिन को बनाना है, उनके बीच में तालमेल बनाना है। जैसे जब क्रिकेट की टीम होती है, उनके बीच में एक डिसिप्लिन बनाया जाता है। और इसी प्रकार एक व्यावसायिक इकाई में क्रय, विक्रय, उत्पादन, वित्त आदि विभागों में क्रियाओं में मिलान स्थापित करना क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। समन्वय सभी प्रबंधकों को क्या होता है, उत्तरदायित्व देना, मतलब कोई इससे बच नहीं सकता है। समन्वय की जरूरत उच्च वाले को भी होती है, उच्च स्तरीय प्रबंधकीय को भी होती है, मध्य स्तरीय, निम्न तीनों प्रबंधकीय स्तरों पर होती है। सभी स्तरों पर की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। अतः सभी प्रबंधकों का यह उत्तरदायित्व है कि समन्वय स्थापित करने का प्रयास करें। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि समन्वय किस विशेष प्रबंधक स्तर पर अथवा किस विशेष प्रबंधक के लिए अधिक महत्व होता है। ये हमारी कुछ विशेषताएं थी। एक और विशेषता हमारी यह है कि समन्वय में जानबूझकर किया जाने वाला कार्य, क्योंकि इसको करना तो पड़ेगा ना। अब जैसे कि हमने पढ़ा, अगर समन्वय नहीं होगा बिजनेस के अंदर तो नहीं होगा काम।
तो इसलिए इसको हमें जानबूझकर करने वाला काम भी बोला जाता है, ये इसकी छठी विशेषता है। सो आई होप आपको 6 की 6 विशेषताएं समझ में आ गई होगी कि कोऑर्डिनेशन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सिंपल था हमारा। तो अब हम ये भी पढ़ लेते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो मैनेजमेंट का एसेंस है, मतलब पूरा सार है। मतलब अगर ये नहीं होगा तो सब बेकार है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ेगा। नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण की श्रृंखला में ही प्रबंध का छठा कार्य माना जाए या नहीं। कुछ प्रबंध विशेषकों जैसे फ्यूल समन्वय के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि कैसे प्रबंध के अन्य कार्यों, जैसे कि जो हमारा नियोजन है, संगठन है, डायरेक्टिंग है, ये सारे जो काम होते हैं, क्या इसका छठा कार्य माना जाएगा। तो लेकिन आधुनिक प्रबंध विशेषज्ञों का मानना है कि समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है, बल्कि ये प्रबंध के अन्य सभी कार्यों का क्या है, एक मुख्य हिस्सा है। आधुनिक प्रबंध विशेषज्ञ कुंटूज तथा ओ डोनेल इस विचारधारा के प्रबल समर्थक है। इसी संबंध में उन्होंने कहा है कि समन्वय प्रबंध का क्या है, सार है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है वो एक मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो ये कोई अलग काम तो नहीं है, बट ये उन्हीं के विदिन एक काम है जो कि हर फील्ड में काम आता है। जब हम प्लानिंग करते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब प्लानिंग की जाती है तो एक प्रबंधक जब नियोजन कार्य में व्यस्त होता है तो उस समय उसके सोच विचार का केंद्र बिंदु क्या होता है, समन्वय ही तो होता है। वे विभिन्न विभागों की क्रियाओं को ध्यान में रखकर ये नियोजन किया जाता है। फिर सेकंड पॉइंट है समन्वय संगठन। जब संगठन का काम किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, तब भी वहाँ पे भी तो कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है। जब प्रबंधक ये कार्य कर रहा होता है तो उसका प्रयास सभी विभागों में तथा एक ही विभाग के अनेक व्यक्तियों में समन्वय स्थापित करने का रहता है। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड क्या है, जब नियुक्तिकरण किया जाता है, जब लोगों को चुना जाता है, जब उनकी नियुक्ति की जाती है, तो वहाँ पर भी तो डिसिप्लिन मतलब कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, ताकि संस्था की सभी क्रिया बिना रुकावट चलती रहे। फोर्थ पॉइंट हमारा है समन्वय निर्देशन। जब डायरेक्टिंग की जाती है तभी भी वहाँ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। प्रबंधक निर्देशन कार्य को पूरा करते समय समन्वय को प्राथमिकता देता है। जब वे एक अधीनस्थ को आदेश और निर्देश देता है तो इस बात का ध्यान रखता है कि अन्य लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अन्य लोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना को टालने का पूरा प्रयास किया जाता है। ऐसी विचारधारा कुछ और नहीं बल्कि समन्वय स्थापना का ही एक प्रयास है। जब हम नियंत्रण करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, वहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। तो हमने ये समझ रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कोई एक अलग काम नहीं है। बहुत सारे विशेष को सोचते हैं कि समन्वय को हमें छठा काम मान लेना चाहिए, बल्कि ये कोई अलग से काम नहीं है, ये उसी के अंदर का काम है। क्योंकि इसके बिना जब हम प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग ये सब करते हैं तो ये तब तक प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे जब तक वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। पांचवा हमारा नियंत्रण करना। नियंत्रण के अंतर्गत काम की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है ताकि समय पर ही सुधारात्मक कार्रवाई करके विपरीत परिणामों से बचा जा सके। समन्वय के संबंध में नियंत्रण द्वारा संस्था के उद्देश्य उन्हें प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधनों एवं मानवीय प्रयासों में संतुलन स्थापित किया जाता है। तो ये हमारा हमने देखा समन्वय प्रबंध का सार होता है। अब हम समन्वय का महत्व देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी विशेषताएं, उसका सार और उसका महत्व है। तो समन्वय क्यों ज़रूरी है ये भी देख लेते हैं। तो पहली बात है संगठन का आकार। आज व्यवसाय का पैमाना निरंतर बढ़ता जा रहा है। पैमाना बढ़ने पर उसकी काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी वृद्धि होती जा रही है। सभी व्यक्तियों की रुचि, काम करने का ढंग, आपसी मेल जोल, काम करने का उद्देश्य, रहन सहन शक्ति आदि अलग अलग होती है। इतनी विभिन्नताओं के होते हुए भी उन्हें एक समूह में काम करना होता है, जो कि एक आसान काम नहीं होता। इसलिए संगठन का जो आकार है वो बड़ा है और उसमें फिर डिसिप्लिन लाना पड़ता है। वो डिसिप्लिन कैसे आएगा, कोऑर्डिनेशन की वजह से तो आएगा, मतलब तालमेल लेकर आना पड़ता है। फिर कार्यात्मक विभेदीकरण, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। एक संस्था में स्थापित विभिन्न विभागों का हित क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। ऐसी स्थिति संस्था के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने में रुकावट बन जाती है। इसी हानि से बचने का एक ही तरीका है कि वे दोनों को समन्वय द्वारा स्थापित किया जाए। थर्ड है हमारा विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण में क्या होता है, प्रत्येक संगठन में विशिष्टीकरण का लाभ उठाने के लिए एक मुख्य क्रिया को अनेक छोटी छोटी उपक्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक उपक्रिया को अलग अलग व्यक्तियों को सौंपा जाता है और उस उपक्रिया के विस्कर्ष होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कुल कार्य की परवाह किए बिना अपने कार्यों को अपने ढंग से करना चाहता है। ऐसी स्थिति में विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए क्या चाहिए होगा, समन्वय तो चाहिए होगा, नहीं तो हर कोई अपनी मर्जी पूरी करने लग जाएगा, फिर तो प्रॉफिट हो ही नहीं पाएगा कंपनी को। इसलिए प्रबंधक ये समन्वय इसको
इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट है हमारा विभिन्न प्रक्रियाओं की एक दूसरे पर निर्भरता। समन्वय के महत्व का अगला तत्व एक संस्था के सभी इकाइयों का एक दूसरे पर आश्रित होना है। विभिन्न इकाइयाँ एक दूसरे पर जितनी अधिक आश्रित होगी, समन्वय की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी। सो हमारा इस वीडियो में हम इतना ही है। ये हमारी यूनिट 1.4 ख़त्म हो चुकी है और इसी के साथ हमने पूरी यूनिट 1 ख़त्म कर चुके हैं हम प्रबंध की, क्लास 12 की। सो आई होप you have understood well. So we will meet soon in next video. Thanks for watching my channel and my videos. Keep share and like my videos.